हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन और माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मेरा नाम चेतना वर्मा है और आज की इस वीडियो में हम MPSC 02 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नागरिक समाज और नए सामाजिक आंदोलन। इसमें स्टूडेंट नागरिक समाज लैटिन अमेरिका में किस तरह से रहे इसके बारे में आपको दे रखा है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। नागरिक समाज लैटिन अमेरिका में यहाँ पे कब आए या फिर किस तरह उनकी भूमिका रही, किस तरह जो है वहाँ पे नागरिक समाज की वहाँ पे भूमिका है, इन सब चीज़ों को ही आपको पूरे चैप्टर में बता रखा है। यहाँ पे मैंने आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में होने चाहिए वो चीज़ें ऐड करी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और भी नोटिंग चाहिए इसकी ब्रीफ में तो उसके लिए आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसमें आप अपने इस चैप्टर से रिलेटिव आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका आप क्या आंसर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके ही आप जो है ये नोट्स हमसे लें। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। नागरिक समाज और नए सामाजिक आंदोलन लैटिन अमेरिका की पूरे बात हो रही है। यहाँ पे नागरिक समाज लोकतंत्र में लाने की बात करी गई थी। तो यहाँ पे नागरिक समाज जो है सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में भूमिका निभाता है और लैटिन अमेरिका जो है कुछ मतलब जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे लैटिन अमेरिका जो है लोकतंत्र को अपनाने की यहाँ पे बात कर रहा था कि किस तरह से हमारे देश में जो है लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। और जहाँ भी लोकतंत्र की बात होती है वहाँ पे नागरिक समाज का जिक्र ज़रूर होता है कि जो यानी कि जो नागरिक समाज होता है वो एक लोकतंत्र स्थापित रखने में एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाता है। तो इसीलिए हर देश में नागरिक समाज जो है लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होता है। नागरिक समाज क्या होता है पहले इसको थोड़ा जानेंगे हम। नागरिक समाज से अभिप्राय समाज में जीवन के साहचर्य संबंधित पहलुओं से होता है। जो यहाँ पे एक लैरी डायमंड है, यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको और भी इजी करके बता देती हूँ कि लैरी डायमंड ने एक तो नागरिक समाज के बारे में बताया है और लैरी डायमंड ने अपनी एक बुक थी इनकी बुक का नाम था सिविल सोसाइटी इन डायमंड व्यूज़। सिविल सोसाइटी इन डायमंड व्यूज़ करके इनकी बुक थी। उसमें इन्होंने नागरिक समाज के बारे में बताया कि किस तरह से नागरिक समाज जो होता है ये लोगों के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं जिन पे सरकार की नज़र जिन पे नहीं जा पाती है उन मुद्दों को ये सरकार के समक्ष रखता है और उन्हें सॉल्व करता है। यानी सरकार पर ये ज़ोर देता है कि उन मुद्दों के जो है सरकार की नज़र जाए, उनके लिए उन मुद्दों के लिए जो है सरकार कुछ नियम कानून बनाए। ऐसी चीज़ें जो है नागरिक समाज करता है। और नागरिक समाज का महत्व ये है कि वे लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, साथ ही आर्थिक असमानता और सामाजिक शांतिकरण की समस्याओं के हल में भी सहायक होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो नागरिक समाज होता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे नागरिक समाज जो है ये लोकतंत्र की एक तो गुणवत्ता को बढ़ाता है क्योंकि ये सरकार के समक्ष हमारे लोगों की आवाज़ जो है उठाता है, लोग क्या चाहते हैं वो सरकार के समक्ष रखता है। और साथ ही ये आर्थिक असमानता को दूर करता है, सभी को जो है समान नज़रों से देखता है। अब जो NGOs होते हैं वो सभी के लिए कार्य करते हैं, वो बनाए इसलिए गए हैं ताकि जो है समाज में हर व्यक्ति जिसकी सरकार नहीं सुन रही है उसके लिए भी हम सुने। तो इसलिए जो है नागरिक समाज लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, आर्थिक असमानता को कम करता है और सामाजिक शांतिकरण की समस्याओं को हल करता है। समाज में जो भी ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण समाज में अशांति फैल रही है उन मुद्दों को ये देखता है। अब यही नागरिक समाज जो है नागरिक समाज लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हुआ और ये लैटिन अमेरिका में किस तरह से इसकी जो है आया या फिर लैटिन अमेरिकी देशों ने जो है नागरिक समाज को यहाँ पे नहीं अपनाया, इसकी यहाँ पे पूरे आपकी बात की गई है। तो यहाँ पे लैटिन अमेरिका में नागरिक समाज को ना अपनाने के दो कारण यहाँ पे हम देखते हैं। एक तो लैटिन अमेरिका के सामाजिक आर्थिक ढांचे ज़मींदारों के स्वरूपों में शताब्दियों से चले आ रहे हैं। इसका जो पहला कारण हम मानते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब लैटिन अमेरिकी के जितने भी देश हैं वहाँ पे नागरिक समाज को नहीं अपनाया गया था। वो लोग जो है नागरिक समाज को नहीं अपनाते हैं, बल्कि जो वहाँ के उद्योगपति होते हैं, जो भी अमीर वर्ग होते हैं, कुलीन होते हैं, उनके हाथों में अपनी जो है सारी जितने भी आर्थिक मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनके हाथों में दे देते हैं। इस कारण जो है वहाँ पे नागरिक समाज स्थापित नहीं हो पाया। इसको और भी ब्रीफ में अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको कारण बता रही हूँ कि किस कारण जो है नागरिक समाज यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया। और दूसरा कारण जो यहाँ पे रहा वो था राज्य की भूमिका सदैव केंद्रीय रही।
यानी कि राज्य जो है हमेशा हर चीज़ों में हस्तक्षेप करता रहा, और जहाँ नागरिक समाज होते हैं वहाँ पे राज्य के हस्तक्षेप को तो हटा ही दिया जाता है। मतलब वो अब जो नागरिक समाज आ जाता है तो वो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है यहाँ पे हमारे बीच में, राज्य के और लोगों के बीच में जो है एक मध्यस्थता का काम करता है। पर यहाँ पे जब नागरिक समाज था ही नहीं तो यहाँ पे राज्य की भूमिका को ज़्यादा महत्व दिया गया था। यानी कि राज्य जो चाहती है वही चीज़ें होंगी और राज्य जो चीज़ कर रही है वही सही है। ये सब चीज़ें के कारण जो है यहाँ पे नागरिक समाज नहीं आ पाया था। तो ये 2 कारण मेन माने जाते हैं। अब इन्हीं कारणों को हम जो है और ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 19वीं सेंचुरी से 1930 तक, जब या तो 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई और 1930 से लेकर तक जो है लैटिन अमेरिका ने मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया। यहाँ पे कई तरह की आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई और उसने नागरिक समाज के अनुकूल स्थिति नहीं बनाई, बल्कि उत्पादन के स्रोत जमींदार, व्यापारी वर्ग और चंद कुलीनों के हाथ में यहाँ पे, और ईसाई चर्चों और सेना नौकरशाहियों के हाथ में यहाँ पे रहे थे। यानी कि यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि 19वीं शताब्दी से 1930 से लेकर जो है यहाँ पे नागरिक समाजों के हाथ में कुछ नहीं दिया गया था। जैसे कि हमारे यहाँ सभी आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे जो है NGOs देखते हैं, या फिर जो ऐसे कुछ स्वयंसेवी संगठन बनाए गए हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। पर लैटिन अमेरिका में ये सब चीज़ें नहीं देखी गई थी, और बल्कि जो ये सब चीज़ें देखी जानी चाहिए थी नागरिक समाज द्वारा, ये इन्होंने जो है वहाँ के ज़मींदार जो होते हैं, जो कुलीन होते हैं, और जो चर्च होते हैं वहाँ के, ज़्यादातर वहाँ पे जो है चर्च हुआ करते थे, उनके हाथों में ये सब मुद्दे दे दिए थे, और ये सब लोग जो है इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे, और इस वजह से जो है वहाँ के लोगों पे अपना नियंत्रण करते थे। और अगर वो नागरिक समाज स्थापित करते तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व हो सकती थी। पर इन्होंने जो है वहाँ के जो भी भ्रष्ट लोग थे, ये सब लोग तो जो है वहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए काम करते थे। जो चर्च लोग थे वो भी लोगों को भड़काते थे कि उन्हें जो है उनकी बात माननी चाहिए, लोगों को उनकी बात जो है सुननी चाहिए, वरना उनके साथ ऐसा होगा। या फिर ज़मींदार जो थे वो भी उनका शोषण करते थे लोगों का। तो इनके हाथ में जो है सारी अर्थव्यवस्था दे दी थी, बल्कि नागरिक समाज को जो है यहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया गया, जो कि इन मैटर्स को और अच्छी तरह सॉल्व कर सक रहा था। स्वामित्व की इस प्रणाली में एक अधिक दमनकारी, अधिनायकवादी, संगीन आधार वाले केंद्रीय वित्त राज्य को जन्म दिया। अब इन सब वर्गों के हाथ में जब अर्थव्यवस्था दे दी तो इन्होंने एक दमनकारी, अधिनायकवादी और केंद्रीय वित्त राज्य को जन्म दिया। यानी कि इन्होंने जो है अपनी दमनकारी स्थिति दिखाई, लोगों पे अपना दबाव डाला और अपने नीतियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कहा गया। ऐसे राज्यों में नागरिक समाज गतिविधि के लिए कोई जगह नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पे जब इस तरह के मतलब सभी चीज़ें अब जो है चर्चों के हाथ में, कुलीनों के हाथ में दे दी गई है, तो वहाँ पे नागरिक समाज के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं रह गई थी। तो ये तो शुरुआत के टाइम में था। और लैटिन अमेरिका में 1930 के दशक में कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव हुए और सामाजिक वर्गों, मध्यम वर्ग और औद्योगिक कामगारों ने राजनीतिक सत्ता के लिए मांग करी। अब 1930 के दशक से जो है यहाँ पे लोगों ने लोकतंत्र के लिए अब मांग करना शुरू कर दिया था, और राजनीतिक सत्ता की यहाँ पे बात की गई। यानी हमें जो है राजनीतिक सत्ता चाहिए। जो वहाँ के मध्यम वर्ग थे, औद्योगिक जो लोग थे, उन्होंने अब जो है कहा कि हमें राजनीतिक जो है सत्ता होनी चाहिए यहाँ पे, और हमें जो है एक लोकवाद समाज हमारे यहाँ होना चाहिए जिसमें हमारी भी सुनी जाए। अब ये यहाँ पे जो है कुछ जब इन दोनों लोगों द्वारा जो है आवाज़ उठाई गई तो यहाँ पे थोड़ा बदलाव आया, थोड़ा चेंज आया, और यहाँ पे लोकवाद का और विकासवाद का दौर राजनीति में जो है बन गया था। और लोकवाद और विकासवाद का दौर राजनीति में जनता की बढ़ी हुई भागीदारी थी इसमें। यानी कि जब इन लोगों ने आवाज़ उठाई तो यहाँ पे लोकतंत्र में तो इनकी भागीदारी बढ़ी, परंतु औद्योगिकरण की रणनीति का ये मतलब था कि हित समूह और राजनीतिक लामबंदी पर राज्य का अधिक नियंत्रण होगा। मतलब यहाँ पे उन लोगों की तो जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ा जब इन्होंने आवाज़ उठाई, पर यहाँ पे ज़्यादातर जो है राज्य की ही कई क्षेत्रों में भूमिका रही। राज्य ही जो है सारे नियम बनाती थी, आर्थिक क्षेत्र हो और जो कृषक वर्ग होते हैं उनके लिए भी जो है यहाँ पे राज्य ही सब पे नियंत्रण करके रखा उसने। इतनी मतलब आवाज़ उठाने के बाद भी यहाँ पे जो है राज्य का नियंत्रण ही बना रहा, तो नागरिक समाज तो एक तरह से यहाँ पे आ ही नहीं पाया।
और इसी कारण मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे देशों में नागरिक समाज व्यापक तौर पर कमज़ोर और राज्य की नीतियों तथा लक्ष्यों के अधीनस्थ बना रहा। अब इन्हीं कारणों की वजह से जो है लैटिन अमेरिका के जितने भी देश थे, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ पे नागरिक समाज स्थापित नहीं हो पाया और हमेशा जो है एक कमज़ोर स्थिति बनी रही। यानी नागरिक समाज अगर स्थापित भी हुआ तो वहाँ पे वो ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कार्य नहीं कर सकता। अब जो नागरिक समाज होता है वो तो उसकी मर्ज़ी होती है कि वो जो है अपने अनुसार काम कर सकता है, समाज के जो जितने भी मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व कर सकता है। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे नागरिक समाज को भी जो है सरकार की नीतियों द्वारा ही दबा दिया गया और उसके अधीनस्थ ही उसको काम करने को कहा गया। राजनीति में जनता की भागीदारी होने के बाद भी अर्थव्यवस्था और राज्य तंत्र पर, यानी कि दोनों चीज़ों पर, अर्थव्यवस्था और वहाँ के राज्य तंत्रों पर राज्य का ही प्रभुत्व रहा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि किस तरह से लैटिन अमेरिका में जो है वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित और नहीं हो पाया और नागरिक समाज भी उसमें जो है अपनी भूमिका नहीं निभा पाया और राज्य का ही नियंत्रण पूरे टाइम में जो है बना रहा। 1960 में जो है कुछ सैनिक तख्ता पलट हुए जो नागरिक समाज का सार्वजनिक राजनीति के अधीन करने अथवा उससे अलग कर देने को और भी तत्पर थे। इसके बाद स्थिति जो है यहाँ पे और ख़राब होती रही। 1960 में क्या हुआ, जो सैनिक सेना यहाँ पे मतलब सैन्य शासन जो था वहाँ पे वो जो है राजनीति में नागरिक समाज को और भी ज़्यादा हटाने पे जोर देता रहा कि किस तरह जो है नागरिक समाज यहाँ पे नहीं होना चाहिए और हमें जो है अपनी ही भूमिका यहाँ पे निभानी है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से नागरिक समाज को हटाने की बात की गई। 1960 के दशक में प्रमुख अमेरिकी देशों में सैनिक तख्ता पलट हुए और वहाँ के नागरिक शासनों ने भी सामाजिक विकास की और दमनकारी लोकतंत्र विरोधी रणनीति को अपना लिया। इसे नौकरशाही अधिनायकवादी शासन कहा जाता है। यहाँ पे बल्कि मतलब राज्य का ही सब चीज़ों में नियंत्रण हो गया था। अब हमारे भारत में क्या है, जो नागरिक समाज जो होता है अपनी मर्ज़ी से काम करता है, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। पर यहाँ पे अमेरिका के ज़्यादातर देशों में सैनिक तख्ता पलट भी हो गया था और राज्य का नियंत्रण था। इस वजह से अब नागरिक समाज जो है वो भी अब उनकी बात मानने लगा और वो भी नागरिक समाज जो था वो भी दमनकारी यहाँ पे हो गया और लोकतंत्र का विरोध करने जैसी नीतियाँ यहाँ पे अपनाने लगा। तो इस कारण जो है इसे जो है लोकशाही अधिनायकवादी शासन कहा जाता है। यानी कि वहाँ के नागरिक समाजों ने लोकतंत्र का विरोध किया और इसको ही हम कहते हैं नौकरशाही अधिनायकवादी शासन। तो ये पूरे लैटिन अमेरिका में रहा और इन्होंने मतलब नौकरशाही अधिनायकवादी शासन ने ज़बरदस्ती से नागरिक समाज को राजनीतिक प्रक्रिया से अलग किया और लोकमत के दौर में जो भी थोड़ी बहुत क्षमता नागरिक समाज में थी सैनिक शासन में वह भी समाप्त कर दी गई। यानी कि थोड़े बहुत जो नागरिक समाज हमारे लिए कार्य कर रहे थे उनको भी अब यहाँ से हटा दिया गया। जो सैन्य शासन था उन्होंने और जो राज्य का नियंत्रण था उन्होंने जो है नागरिक समाज को पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया और नागरिक समाज भी जो है इन्हीं की बात मानने लगा, वो भी दमनकारी हो गया और लोकतंत्र विरोधी नीतियाँ यहाँ पे अपनाने लगा। तो इस तरह की स्थिति जो है कुछ लैटिन अमेरिका के देशों में रही थी। और लैटिन अमेरिका समाज में नागरिक समाज किस तरह से स्थापित नहीं हो पाया, उसके क्या कारण थे, जिसे हम कहते हैं विहंगावलोकन। तो यहाँ पे लैटिन अमेरिकी नागरिक समाज का विहंगावलोकन के यहाँ पे दो कारण हम देखते हैं और इन दो कारणों को ही आपका क्वेश्चन इसी पे बनेगा और इस क्वेश्चन में आप ये दो कारण लिख सकते हैं। उनको ब्रीफ में जैसे मैंने आपको बताया है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूछे जा सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके सिवाय बन सकते हैं, वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपको जो है इसके लिए नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर आपको दिए होंगे, ये आप हमसे ले सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छे लगा हो हमारा वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भी आप जो है हमें बता सकते हैं आपको कौन सी चीज़ जो है और ज़्यादा ऐड करवानी है या और आपको क्वेश्चन आंसर इसमें ऐड करवाने हैं या फिर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।